एडमिशन लेना बीटेक में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, राइट? बिल्कुल। तो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? चूंकि जब आप अपने लिए कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर रहे होगे तो आपके सामने बहुत सारे कॉलेजेस आए होंगे, राइट? तो मैंने ठीक है, और मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा होगा? मीडियम प्लेसमेंट आई से क्या सीजीपीए रहा है? मेरी सीजीपीए 9 चल रही है। ग्रेट। तो कैसे मेंटेन रखना है? नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। स्टूडेंट्स की आए दिन बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी। बेनेट यूनिवर्सिटी का जो बीटेक कंप्यूटर साइंस है उस प्रोग्राम का भी आप रिव्यू कर दो। हमने अभी एक रीसेंट वीडियो किया था जिसमें हमने ग्रेटर नोएडा के जो टॉप कॉलेजेस शो कॉल्ड जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका हमने एक कंपैरिजन वीडियो किया हुआ था। उसमें मल्टीपल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और उस वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब जो मैसेज गया शॉकिंग था कि स्टूडेंट्स के पास जो बेसिक रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए वो है ही नहीं। और ये मतलब शॉकिंग स्टूडेंट्स को तब लगा जब उन्होंने वीडियो देखी। वैसे अगर आप इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स को ट्रैक करो तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको शॉक करनी चाहिए, बट बात ये है कि वो मेन स्ट्रीम में वो चीज़ें डिस्कस नहीं होती हैं। तो हम आज बेनेट में आए हुए थे, हम समझने की कोशिश यहाँ ये करेंगे कि यहाँ का हाल क्या है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए, उसके बाद हम फॉर्मल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। हेलो, सो हमारे इन जनरल हम 4th ईयर बीटेक सीएससी स्टूडेंट। और कोई स्पेशलाइजेशन लिया आपने? AIML। AIML है आपका, ठीक है। तो AIML से ही स्टार्ट करते हैं। अभी AIML का जो एवोल्यूशन है वो आप देख रहे हो, राइट? चैट जीपीटी ले लो या आप लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स में जितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो अभी इंडस्ट्री का एक तरफ कंसर्न ये है कि मतलब जॉब्स जाने वाली हैं। अभी डेविन करके एक आया जिसने मतलब तहलका मचा दिया कि अब तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब ही जाने वाली है। हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही क्लेम कर दिया था और अल्टीमेटली वो डिबंक हो गया कि जो क्लेम्स वो कर रहे हैं वो फेक क्लेम्स हैं। अभी एनवीडिया के CEO जो हैं उनका भी यही कहना है कि अब ये तो श्योर है कि आप बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाने वाली है, नए जॉब्स फिर क्रिएट होंगे। तो AIML आपने लिया था, 4 साल आपने पढ़ाई कर ली। आप ये समझाओ कि AIML का जो कंपोनेंट है यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है एक्चुअल में उससे रिलेटेड जो फैकल्टीज हैं, आपको जो कोर्स करिकुलम है वो क्या इंडस्ट्री के साथ सिंक में है? क्या चीज़ें आपने पढ़ी? या मैक्सिमम कॉलेजेस में जो तरीका है वो ये है कि सीट्स फिल करने के लिए स्पेशलाइजेशंस लिया जाता है, राइट? तो यहाँ पर क्या सिनेरियो है AIML का? तो हमें स्पेशलाइजेशन चूज करने का ऑफर हमें सेकेंड ईयर में मिलता है। ओके, जब हम हमारे 3rd सेमेस्टर में होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्पेशलाइजेशंस होती हैं। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो उस टाइम आई थिंक 8 स्पेशलाइजेशंस थी। ओके, और फिलहाल आई थिंक ऑफरिंग लिस्ट में 16 है, 16 to 18। ठीक है। देखिए, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में काम नहीं किया तो मैं नहीं कह सकता कि वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है नहीं है। आप देखिए, स्टूडेंट्स को डॉस पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में। हालांकि यहाँ पे डॉस नहीं पढ़ाते क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पाइथन से करते हैं, ठीक है। पर अभी भी कॉलेजेस है जहाँ पे डॉस पढ़ाया जाता है। और डॉस आपको पता है कितने साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। आपको कोड तो स्क्रैच से ही सिखाते हैं वो। इंट ए, आपके बेसिक जितने भी एक्सेस स्पेसिफायर्स है और आपके वेरिएबल्स है, क्योंकि आपको जब तक आपके फंडामेंटल्स या फिर बेसिक्स राइट नहीं होंगे तो आप कैसे और उस पर बिल्ड करेंगे। तो चाहे कोई भी फील्ड हो, आपको स्टार्ट तो स्क्रैच से ही करना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। और हाँ, टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन इतनी जल्दी से हो रहा है, जैसे ऐसा लगता है कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट 1 साल पहले चैट जीपीटी आता और GPT-4 आने वाला है। आ ही चुका है, सॉरी, GPT-4 is already there and I think now in talks of I think OpenAI is going to release 4.5 now. राइट। गूगल को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा पहली बार, इतना बड़ा तहलका मच गया। बार्ड आया, फिर उन्होंने खुद ही उस पे इम्प्रोवाइज करके बार्ड को बिल्कुल हटा ही दिया। अब जेमिनी लॉन्च कर दिया उन्होंने। मैटर ये करता है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो। पेस चाहे रख पा रहे नहीं रख पा रहे, क्योंकि पेस आप कभी रख ही नहीं सकते, क्योंकि जिस पेस से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। पर मैं ये कहूंगा कि जो हमारे बेसिक्स है, जितने भी एसेंशियल्स, जैसे आपने LLMs का मेंशन किया था, और GPT मॉडल्स पे भी अब बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। जो जैसे कैंपस में आई थिंक वी हैव DGX 100 or something. We have a supercomputer in campus. Okay. So we are given access to it. We can learn how to train models on large data and big data. Okay. तो ये सारी फैसिलिटीज ये हमारे पास है। मतलब अगर हम इसको क्रक्स में एक लाइन में समझना चाहूँ तो ये जो AIML लगाया गया है बीटेक CS के साथ, वो काम का है या बस नाम का है? मैं कहूँगा काम का है काम का जी। मेरे बैचमेट्स है जिन्होंने AI में अपना रिसर्च पेपर भी लिखा है। अभी रिसेंटली एक पब्लिशिंग हुई थी पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे यूजिंग AI एंड सेवरल एल्गोरिथम्स। सो पीपल आर लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एज वेल। ओके, ठीक है। तो अभी AIML के जो एवेन्यूज हैं वो बहुत सारे खुलते जा रहे हैं, राइट? अभी एक रीसेंट जो रिसर्च पेपर था उसमें मैंने देखा कि अभी एफिशिएंसी जो मेडिकल फील्ड में है
उसमें बहुत ज़्यादा होने लगा है, राइट। अर्ली स्टेज अर्ली इंटरवेंशन आज की है, राइट। तो वहाँ पे जितने भी डायग्नोसिस में आप बहुत अर्ली स्टेज पे AIML को यूज़ करके चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हो। मतलब अगर आपने अर्ली स्टेज पे इंटरवेन कर लिया तो बहुत चांसेस हैं कि आप उसको क्योर कर पाओ, राइट। तो अगर आपको चीज़ें बेसिक्स, आपने जैसे बताया कि अगर आपको बेसिक चीज़ें बताई गई है तो जो भी एवोल्यूशन होगा आप उससे कैचअप कर पाओगे अपने एंड से भी करके, राइट। तो आपके अकॉर्डिंग काम की चीजें पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पे। देखिए, नॉलेज का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीखी है या फिर मैंने कोई भी सब्जेक्ट सीखा है, अगर मैं उसका रियल वर्ल्ड यूज नहीं जानता, राइट, या फिर मुझे नहीं पता कि वो होगा कैसे, मैंने ऑन पेपर ऑन थियोरी पढ़ ली कि ठीक है ये होता है, आपके ये मॉडल्स होते हैं, ये CNN होता है, पर उनका एक्चुअल यूज कहाँ पे है? ठीक है, दुनिया न्यूरल नेटवर्क्स की बात कर रही है, पर न्यूरल नेटवर्क्स यूज कहाँ पे होते हैं? We all know that Instagram, Facebook, all these social media companies use these neural networks. So we should also know and learn, what are the practical applications of these use cases kya hai use cases exactly, and which we are taught very well. So we are equally focused on our practicals compared to the theory classes as well. So we have I'd say, no, since I was in 4th year, I was relaxed academically, but up till 3rd year I had more number of practical hours than theory classes. Actually ऐसा? Yes. बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं है ये। हाँ, ठीक है। तो और इस वजह से ही इंडस्ट्री में बहुत सारे रिपोर्ट्स आती हैं कि 4 साल, जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे मेरे बैचमेट्स भी हैं जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, तो वो इसी से आया, राइट, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा और फिर उन्होंने अपने फैकल्टी के साथ, प्रोफेसर्स के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी कि एक एल्गोरिदम को उन्होंने रन किया एक रियल वर्ल्ड केस पे कि कैसे वो हार्ट डिसीजेस आइडेंटिफाई करते हैं जैसे, और ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये सुन के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत अलार्मिंग है। रिपोर्ट्स ये क्लेम तक करती हैं कि 4 साल पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स जो बीटेक CS ग्रेजुएट्स हैं को एक लाइन का कोड तक लिखना नहीं आता है, और ये रियलिटी है। मतलब बहुत सारे रिपोर्ट्स है, और मतलब ऐसा नहीं कि अब बहुत रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस ने रिपोर्ट जारी की हुई है, और यहाँ बहुत उम्मीद से आए थे कि बेनेट ग्रुप जो है, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है, तो इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके साथ कैचअप रहना, उसके साथ सिंक में रहना इनके लिए पॉसिबल है, राइट। तो मुझे ये समझाओ, आपने जो चीज़ें की बताई कि यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल रहा है आपको, और जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसके साथ कोशिश की जा रही है कि सिंक में रखा जाए। अब मुझे ये समझाओ कि जो यहाँ फैकल्टीज हैं उनका ओवरऑल किस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन किया हुआ है। क्या फैकल्टीज जो हैं वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के साथ भी यहाँ पर हैं, या उनके पास केवल और केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है? मेरे 2 प्रोफेसर्स थे, so they were associated with IIT. Okay. I think IIT Delhi and IIT Indore. Okay. So from where they had done their PhDs. So they were in contact. They're still in contact with them. They are working on real industrial projects with them. Okay. So I'd say they're connected with the industry as they're still getting government projects and projects from various organizations. Okay. तो क्या कुछ ऐसी फैकल्टीज भी हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम फुल टाइम काम किया हो ऑर्गेनाइजेशंस में, IT इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब ठीक है। हाँ, फर्स्ट ईयर में हो सकता है ओरिएंटेशन के टाइम पे, या फैकल्टी जब आती हो तो इंट्रोडक्शन में बताती हूँ, तो ऐसा कुछ कोई सेशन वगैरह? ओरिएंटेशन सेशन में हमें जो कन्वे किया गया था और जो मैंने फैकल्टीज के प्रोफाइल में भी देखा था, ये था कि हमारी मैक्सिमम फैकल्टीज NITs और IT से है। ओके। जो कि फैक्ट है, क्योंकि हमने उनकी स्कॉलर प्रोफाइल और क्योंकि एक होती है क्यूरियोसिटी, आप एडमिशन लेने से पहले अपनी फैकल्टी की, अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे NIT से और IT से है, तो आप बेनेट के पेज पे आप ऐसे देखते हैं, और फिर अगर किसी को और ज्यादा सर्च करनी होती है तो फिर वो लिंक्डइन पे उनके वैसे भी सर्च कर लेते हैं, जो कि जितना मैंने देखा है कि वो फैक्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा, एक और कंसर्न मुझे यहाँ ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस में देखा, जो स्टूडेंट्स ने बताया कि फैकल्टीज फ्रीक्वेंटली चेंज कर दी जाती हैं, तो उससे जो एक कनेक्ट बना होता है स्टूडेंट्स का और पूरा जो एक रिगर बना होता है वो टूट सा जाता है। तो यहाँ पर क्या स्टेबल हैं फैकल्टीज? जितना मैंने देखा फैकल्टीज का नंबर बढ़ा ही है, क्योंकि स्टूडेंट इनटेक पिछले 4 साल में बढ़ा है, तो फैकल्टीज भी ये नहीं, एक बेनेट ने वो स्टूडेंट टीचर रेशियो मेंटेन करी है, तो फैकल्टीज का नंबर बढ़ा है। हाँ, 1-2 फैकल्टीज होती हैं जो चेंज हो जाती है, पर मोस्टली जितने मेरे स्टार्टिंग ईयर में थे वो फैकल्टीज अभी भी कैंपस में हैं। ओके। और फैकल्टीज अप्रोचेबल हैं, मतलब कितना क्लोजली काम करती हैं? मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जैसे मेरे 1.5 years कोविड में थे, हम रात को अगर 12:30 बजे भी कोई क्वेरी सर को भेज रहे हैं, सो दे यूज्ड टू रिस्पॉन्ड, दे नेवर कंप्लेंट। मतलब रात के 12-1 बजे भी फैकल्टी से रिस्पॉन्स आ जाता था, कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन, मतलब
कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर कोई थियोरेटिकल डाउट है, सो दे वर मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व। ठीक है, कोडिंग कल्चर कैसा है बेनेट का? कोडिंग कल्चर अच्छा है, स्ट्रांग है। आई थिंक अगर आप देखेंगे अभी पिछले 2 सालों में SIH विनर्स, काफी सारे SIH विनर्स है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो गवर्नमेंट कराते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी हैकाथॉन। और कंपैरेटिव कोडिंग का अच्छा कल्चर है यहाँ पे। हमारे पास काफी सारे चैप्टर्स है, कंपनीज की यहाँ पे अलग अलग सोसाइटीज है। फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ Geeks for Geeks, राइट? So Geeks for Geeks has their own chapter, ACM, IEEE, so they promote coding. Okay. And एक और अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा, ये मेरे ईयर से स्टार्ट हुआ था। तो हमारे ना मिड सेम्स कंप्लीटली हटा दिए इन्होंने। अच्छा। और इन्होंने वो सारे प्रोजेक्ट्स और हैकाथॉन से रिप्लेस कर दिए थे। ओके। तो हमारे मिड सेम्स नहीं होते थे, हमें एक्चुअल में हमें 48 आवर्स की विंडो दी जाती थी, हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती थी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और हमें उस पे एक लाइव प्रोजेक्ट बना के दिखाना होता था। ओके। टीम में। ठीक है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, तो एक इनोवेटिव चीज थी यहाँ पे, और यही कोडिंग कल्चर को भी प्रमोट कर रहा है। राइट। अच्छा, इन्होंने क्या इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस भी कर रखे हैं? मतलब चूंकि उसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप अगर ब्रिज नहीं करते हो, ये अगेन बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया में कि जो कॉलेजेस हैं वो इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट में ही नहीं है। तो क्या यहाँ पे इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच कोलैबोरेशन है, और उस कोलैबोरेशन के फॉर्म में यहाँ पे कुछ लैब्स वगैरह जो इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप की हुई हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे सिनेरियो? अभी रिसेंटली शायद माइक्रोसॉफ्ट से कॉलेज का कोई टाई अप अभी इनिशिएट हुआ है। तो अभी एक माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे एक AI लैब सेटअप किया था। ओके। बाकी आपने शायद सर्विस नाउ की सुनी होगी, जो स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है। सर्विस नाउ के साथ और बीटेक का हमारा कोलैबोरेशन है, तो हमें सर्विस नाउ के पेड कोर्सेज फ्री में मिलते हैं। ओके। और एनवीडिया के साथ है, हमारी एनवीडिया की वर्कशॉप्स होती है। जब मैं थर्ड ईयर में था तो AI से ही रिलेटेड हमारी वर्कशॉप्स हुई थी। आई थिंक LLMs, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा, शायद कूड़ा के ऊपर हुई थी, पर हाँ इंडस्ट्रियल टाइप्स हैं यहाँ पे। ओके। और ये जो आप वर्कशॉप्स बता रहे हो कितने फ्रीक्वेंट हैं ये? See, these now again depend. Sometimes these workshops are not mandatory and sometimes these are. Okay. Guest lectures भी होते हैं, पर मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी है, हर सेमेस्टर में होते हैं। ओके, ठीक है। अब मुझे ये समझाओ, और मेरे थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एडमिशन लेना बीटेक में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, राइट? बिल्कुल। तो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? क्योंकि जब आप अपने लिए कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर रहे होगे तो आपके सामने बहुत सारे कॉलेजेस आए होंगे, राइट? तो मैंने ठीक मेरे कजन थे यहाँ पे, सो ही हैड अ गुड रिव्यू, एंड देन आई आल्सो ट्रस्टेड द टाइम्स ब्रांड। देन the specializations which this college was offering. So back then I compared different colleges, and they were not offering in particular the specialization thing which they had, and that too right from your second year. Okay. They had the option of specializations, but that was a part of their open elective scheme. But these people were directing you to take specialization and excel in that. ओके। तो जो चीजें आपको बताई गई थी एडमिशन से पहले, उनमें से कितने प्रोमिसेस फुलफिल हुए? मतलब जो चीजें आपको स्टार्टिंग में एडमिशन से पहले पता होती हैं, ठीक है, क्योंकि रिव्यू जो बच्चा देखता है, अलग अलग सोर्सेज को एक्सप्लोर करता है, वो तो बहुत सारी चीजें पहले पता चलती हैं। बट दिक्कत ये है कि बताने को बहुत सारे लोग बहुत सारे क्लेम्स करते हैं, बट रियलिटी बिल्कुल अलग निकलती है, राइट? तो यहाँ क्या सिनेरियो है? जो चीज़ आपको पता चली थी उसमें से कितनी चीज़ एक्चुअल में मिली आपको? मतलब रियलिटी से मतलब जैसे कुछ एग्जांपल, मतलब कुछ भी, जैसे बताया जाता है कि जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा है, या हमारे यहाँ फैकल्टीज बहुत अच्छी है, राइट? हमारे यहाँ मतलब हर एक पैरामीटर पे किसी भी कॉलेज का आप कुछ भी उठा के देखो, कोई भी ब्राउचर उठा के देख लो, या उसके एडमिशन सेल से आप कांटेक्ट करके देख लो, हर एक पैरामीटर पे हर कोई टॉप पे है। बट अगेन रियलिटी बिल्कुल, अब आउटकम वाइज देखो अब तो बहुत ही अलग है, राइट? बहुत अलग है। तो यहाँ का सिनेरियो क्या था? मतलब आपने जो चीजें देखी थी, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से, तो जो भी चीजें आपको पहले पता थी एडमिशन के टाइम पे, अगर आज आप उसको देखो तो उसमें कितना वेरिएशन आया? देखिए, मैं किसी और कॉलेज से तो कंपेयर नहीं कर सकता। जैसे मेरे फ्रेंड्स भी जब पूछते हैं, या फिर छोटे भाई बहन जब पूछते हैं जिनको एडमिशन लेना होता है कि क्या ये कॉलेज अच्छा है, क्या ये चूज करें, तो मैं हमेशा ये जवाब देता हूँ क्योंकि मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ा, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। देखिए, और प्रोमिसेस की बात आती है तो शायद मेरी स्टेटमेंट हार्श होगी, पर हम लोग कितने गवर्नमेंट स्टूडेंट्स एस्पायर गवर्नमेंट कॉलेजेस फर्स्ट, राइट? बट I think there was this data, I won't name a college, but I think 70% of the students of that particular college are still not placed, and that is a very highly reputed college. So I'd say in there it's up to student. So university will do its best. और जितना जो आपने मेरे से पूछा था कि मेरे एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे प्रोमिसेस थे,
तो जो मुझे लगता है जो इनके प्रोमिसेस थे कि आपको ये एक्सपोजर मिलेगा, देयर विल बी इंडस्ट्रियल वर्कशॉप्स, सो दे फुलफिल्ड, टू बी ऑनेस्ट। ओके तो अब जो $1 बिलियन क्वेश्चन होता है हर स्टूडेंट का Right. कि ठीक है मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत बड़ा है, राइट? तो उसके आउटपुट क्या होगा, मेरा ROI क्या होगा? तो अगर आप डेटा शेयर कर पाओ कि क्या रहा आउटकम, चूंकि आप फाइनल ईयर में हो तो आपको पता है कि ठीक है किस तरीके से प्लेसमेंट चल रहे हैं, प्लेसमेंट ड्राइव का स्टेटस क्या है यहाँ पे, तो अगर आप डेटा में ब्रेक डाउन करके बता पाओ उसको, तो क्या रहा है अभी स्टार्ट्स को? So I'll start from this incentive which we have in third year. So we are given NOC in our sixth semester itself. Okay. So we have this option of taking NOC. That is, if you have a paid internship and you are expecting a PPO from that particular company, Okay. then you can leave campus. Okay. So you are given that flexibility. So you don't need to attend classes. अच्छा. Your courses will be replaced by your internship credits. अच्छा. तो ये 6 सेमेस्टर में हो जाता है। Great. तो 6 सेमेस्टर में मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे, मतलब क्योंकि जो पहले से ही इन्वॉल्व थे, क्योंकि थे काफी सारे थे जो फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही किसी कंपनी के साथ एसोसिएट हो गए थे और इंटर्नशिप कर रहे थे। सो उन्होंने 6 सेमेस्टर में फिर एनओसी ले ली थी। ओके। और फिर जिनके पास एनओसी थी, तो हमारे पास फिर पूरे 4th ईयर में भी यही थी ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो या फिर आपको अगर नॉर्मल कोर्स परस्यू करना है, फिर आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हो। और इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को अपने एंड से देखनी होती है या कॉलेज सपोर्ट सिस्टम एक्सटेंड करता है वहां पे? बोथ। अच्छा। हाँ, जैसे 6 सेमेस्टर से ही हमारी प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। कॉलेज में डेलॉयट आई थी, मॉर्गन स्टैनली आई थी। सो ये लोग 6 सेमेस्टर से ही बच्चे ले गए थे। ठीक है। इंटर्नशिप के लिए। इन कैंपस अगर मैं प्लेसमेंट पूछूं आपसे कि कितने % स्टूडेंट्स का इन कैंपस प्लेसमेंट हुआ होगा? मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता होंगे, क्योंकि अभी एक बहुत सारे कॉलेजेस जब उनसे पूछो कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का क्या सिनेरियो है, तो वो यूएस की आईटी रिसेशन की बात करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है आप डेटा रखो तो सामने, जो भी डेटा हो आपका, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% ही आप बताओ, बट जो भी डेटा हो आपका, तो अभी आप मतलब मैं एग्जैक्ट आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बट स्टिल मतलब एक रफ आइडिया अगर आप दे पाओ स्टूडेंट्स को तो। I'd say 70-80% students are already associated with companies, and the rest they are planning to because this data was released to us, they had released out a form, and rest of the students are I think going to pursue masters. अच्छा। जैसे मेरे batchmates हैं I think 27-28, they have gone to University of Florida. Great. In their 4th year itself. अच्छा। So there is an integrated program. They have a tie with Bennett. अच्छा। तो बेनेट के साथ टाई है तो कंटिन्यू कर सकते हो वहां से, राइट? आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपकी मास्टर्स, आपका 4th ईयर भी मास्टर्स में इंक्लूड हो जाता है। ग्रेट। तो आपको सिर्फ एक्चुअली थोड़ा सा और बताओगे डिटेल में इस प्रोग्राम के बारे में, आप जो इंटरनेशनल प्रोग्राम बता रहे हो आप? मतलब बेनेट का इनके साथ टाई अप है, तो ये आई थिंक ये आपका पूरा 4th ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में इंक्लूड करता है, और फिर वहां पे प्लस एक और साल मास्टर्स का, तो इससे आपका 1 साल बच जाता है, राइट? आई थिंक इट्स इन मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओनली। ओके, ठीक है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बना रखा है कि ठीक है अगर आपको करना हो तो आपका 1 साल पूरा का पूरा एमटेक करने से यहाँ से बच जाएगा, राइट? एंड देन गेट वगैरह के लिए प्रिपेयर भी नहीं करना पड़ेगा, राइट? ठीक है। अच्छा, एक और कंसर्न है कि बीटेक करके स्टूडेंट्स को जो जॉब मिल रहे हैं वो मैक्सिमम जॉब सेल्स में जा रहे हैं, मार्केटिंग में जा रहे हैं, तो कोर में आपके यहाँ पर मिल रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स को? कोर में मतलब आईटी इंडस्ट्री में? हाँ बिल्कुल, मेरे भी फ्रेंड है जो डेवऑप्स में प्लेस हुए हैं, उनके पास डेवऑप्स स्पेशलाइजेशन थी, तो ऐसी कंपनीज आई थी जिनको डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट थी। अभी कल ही एक कंपनी आई थी जिसको AR/VR के लिए चाहिए थी। अच्छा। तो आई थिंक वो उन स्टूडेंट्स के लिए टारगेटेड है जिन्होंने AR/VR स्पेशलाइजेशन ली थी। और मीडियन प्लेसमेंट क्या रहा होगा? मीडियन प्लेसमेंट आई से आई थिंक द नंबर सिट्स एट 8 to 9 LPA। 8 to 9 LPA। और इन्वेस्टमेंट क्या जाता है अगर आज की बात करें, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या गया था ओवरऑल बीटेक? देखिए, तो स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है। अच्छा। मतलब अगर स्कॉलरशिप को हटा दे पूरा, हाँ, तो स्कॉलरशिप को हटा दे तो आई थिंक 12, फिर मुझे हॉस्टल फीस अलग से वो करनी पड़ेगी, तो आई थिंक रहता है 15 to 18 रहता है। 15-18 के अराउंड, राइट? यस। ठीक है, मतलब 2 साल आपको लग सकते हैं अगर आप मीडियम प्लेसमेंट लेके चल रहे हो तो, राइट? 2 साल में ROI हाँ, मतलब ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट मीडियन में एक और आइडिया ये हो जाता है कि ठीक है 50% ऑफ द बैच जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है और 50% ऊपर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। मैक्सिमम क्या रहा होगा प्लेसमेंट यहाँ पे? मैक्सिमम अभी हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी उनके PPO कन्वर्ट होंगे। अच्छा। एक मेरी बैचमेट है, वो माइक्रोसॉफ्ट से आई थिंक उसका 45 to 50 LPA है उसका। अच्छा। हाँ,
ठीक है, मतलब अच्छा नंबर है, she impressive had नंबर कह she सकते had हैं। done her internship in Microsoft in her second year, I think after the end of second year, and then she got a PPO from there. ठीक, मतलब अगर मैं इसको क्रक्स में समझूं, लास्ट में समराइज अगर करने की कोशिश की जाए, तो यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर वो राइट स्किल सेट्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है कॉलेज, राइट? और अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो फिर आप जॉब ले सकते हो, वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? देखो मैं यही कहूंगा कि इसमें ना दोनों के एफर्ट्स हैं। ठीक है, आप एक एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आपने इतना अमाउंट पे किया, आपको कॉलेज से भी इतना सपोर्ट मिले, जितना मैं मानता हूँ कि है, बिल्कुल। पर लास्ट में आप सिर्फ चलना ही सिखा सकते हो या ट्रेन कर सकते हो, रेस में तो खुद ही भागना है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग जितने भी जब एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो चाहे कोई कितने भी घंटे इन्वेस्ट करे क्लासेस में, पर डिपेंड फिर सेल्फ स्टडी करती है कि आप आगे आके खुद कितने क्वेश्चन सॉल्व करो, कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। राइट। तो पर ये है कि अगर आपके पास, अगर यूनिवर्सिटी आपको राइट डायरेक्शन दिखा रहा है, आपको उस जगह ठीक से ओरिएंट कर रहा है, तो जैसे आपने कहा कि फिर रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, मतलब मैं समझने की कोशिश याद है हमारे डीन ने स्टार्टिंग में ही कहा था, जब हमारी ऑनलाइन ओरिएंटेशन हुई थी, उन्होंने कहा था स्टार्ट विद 2 क्वेश्चंस अ डे, यू नो, DSA still continues to be a major focus for the companies, and he told start right away, you know, don't wait for your teachers to start teaching with that particular subject. You should not slow down your own pace, so start with 2 questions, start on an amateur level, and then by the end of your 4th year you'll already be a 5-star, or if there is a bigger number than that, a coder. ठीक है, अगर आप सिलेबस को जरा ब्रेक डाउन करके समझा पाओ, ठीक है, कि किस तरीके का अप्रोच रखा है इन लोगों ने, तो वो स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि क्या पढ़ाया जाएगा। जी, तो मतलब करिकुलम हालांकि हर साल रिवाइज होता है। मैं 4th ईयर में हूँ, तो हो सकता है जो मेरे टाइम में करिकुलम था वो अब फिलहाल के 2nd ईयर के स्टूडेंट में ना हो, या 1st ईयर के में। पर जैसे और कॉलेजेस में, क्योंकि ये मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखा था, उनको केमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट्स भी सिखाए जा रहे थे कंप्यूटर साइंस लेने के बाद भी। हमारे में ये फोकस नहीं था। बस मैं वही समझना चाह रहा हूँ। जैसे कुछ है जो यूजीसी की गाइडलाइंस है, कुछ सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए, और जो एसेंशियल है भी, फिजिक्स और मैथ्स जो एसेंशियल हैं आके, तो ये थे, पर केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स थे ही नहीं हमारे करिकुलम में। ठीक है, हमने डायरेक्ट पाइथन से स्टार्ट की थी फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया था, और कॉलेज में डॉस और दूसरी चीजों पे फोकस किया था। हमारे में स्टार्टिंग ही एक कोडिंग लैंग्वेज से हुई थी, प्रॉपर कोडिंग लैंग्वेज स्टार्ट की। ठीक है, आई थिंक यहाँ लैब्स वगैरह भी काफी स्टैंडर्ड हैं, जो मैंने स्टूडेंट से रिव्यू पूछा था वहाँ पे, तो जो मुझे पता चला, तो मतलब ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में अगेन वही वाली बात होती है कि दिखाने के लिए लैब्स बना होता है, ऑन पेपर है वो, आप लोगों के पास एक्सेस रहता है उसका। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था कि हम सुपर कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम अपने फैकल्टी से एक्सेस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर हम अपने हॉस्टल से भी या फिर इन लैब भी वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लैब्स जैसे जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, अगर आपकी 2 क्लासेस हैं तो फिर आपके 4 घंटे लैब के होंगे ही होंगे। ओके, मतलब जैसे क्रेडिट सिस्टम जैसे ऑन डेली बेसिस की बात कर रहे हो या वीकली? जैसे भी टाइम टेबल बना होता है। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास C++ है, तो C++ के अगर हफ्ते में 2 थियरी क्लासेस है, तो मतलब 4 घंटे लैब है ही है। अच्छा, समझ गया जी, ठीक है, मतलब वो मैंडेटरी पार्ट कर रखा है लोगों ने। बिल्कुल। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बस थियरी पढ़ा के आपने छोड़ दिया, बाकी अपना देख लो। हाँ नहीं, और प्लस इतनी ज्यादा स्क्रूटिनी है आपको, और बच्चों को भी इंसेंटिवाइज करते हैं लर्निंग के लिए, तो आपको अटेंडेंस के भी मार्क्स मिलते हैं। ग्रेट, सो स्टूडेंट्स, सो इट इज अ पॉइंट फॉर देम टू नॉट मिस लैब्स। ओके, और अटेंडेंस का क्या सिनेरियो है यहाँ पे? अटेंडेंस है यहाँ पे, मतलब मैंडेटरी कितना है? मैंडेटरी अटेंडेंस 75% मिनिमम है ना? ठीक है, अभी आई थी डीबार लिस्ट आई थी अभी, अच्छा, तो स्ट्रिक्ट है। ठीक है, आपका ओवरऑल अभी तक क्या सीजीपीए रहा है? मेरी सीजीपीए 9 चल रही है। ग्रेट, तो कैसे मेंटेन रखना है ये? तो मतलब चलो बाकी सारी चीजें तो हो गई, लास्ट में बच्चा आता है कि सर ये भी पूछ लिया करो आप कि 9 सीजीपीए बहुत इंप्रेसिव होता है, तो कैसे थ्रू आउट मेंटेन रखना उसको? तो मैंने ना हमेशा से सबसे यही बात की कि देखो, अच्छे मार्क्स ने किसी का बुरा नहीं किया कभी। तो जो लोग बोलते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते, सब मैं कहा ठीक है, एक्सक्यूज हो जाता है, वो पर्सपेक्टिव है, पर अच्छे मार्क्स ने किसी का बुरा थोड़ा ना किया। अगर किसी की 99% आई थी बोर्ड्स में, तो अभी भी अच्छी लगती है वो, बिल्कुल, चाहे वो यूज हो रही है नहीं हो रही है, पर मार्क्स अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि आप जितना भी आपका कोर्स वर्क है वो आप रेगुलरली टाइमली करते रहो, अपने असाइनमेंट सबमिट करो, और थोड़ा सा एफर्ट डालना है। बाकी हमको ये पता है कि बच्चे लास्ट मिनट ही पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए, पर अगर वो लास्ट मिनट भी आप अच्छे से पढ़ लो, तो 9 सीजीपीए इज वेल टू डू, हो सकता है मेंटेन, आराम से हो सकती है। ओके, ठीक है, आई होप कि स्टूडेंट्स को ये समझ में आया होगा कि ठीक है, 9 सीजीपीए मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, राइट? आप डेली मतलब आप किस तरीके से मैनेज करते थे क्लासेस को, सेल्फ स्टडी को?
ओवरऑल? क्योंकि 9 CGPA मतलब मेरे अकॉर्डिंग एक इम्प्रेसिव है, तो अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो। थैंक यू सो मच। और ये वो हेल्प करेगा ओवरऑल, ट्रांसलेट होगा वो, अगर प्लेसमेंट टाइप की बात करें या हर जगह पे ट्रांसलेट होगा वो। तो मतलब मैं चीज़ें कल पे नहीं टालता था। अच्छा। जैसे अगर आज कोई असाइनमेंट मिला है तो या फिर आज कोई क्लास हुई है, तो ऐसे चलते फिरते ही अगर क्लास से हॉस्टल तक की अगर वो डिस्कस कर ली फ्रेंड्स के साथ या कुछ भी कि ये टॉपिक था, ऐसे ऐसे ये थियोरी थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, कैसे ऐसे, तो वही बहुत है। ओके। मतलब फिर ये नहीं होता कि ठीक है आप लास्ट मिनट खोल के देख रहे हो चीजें और ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये भी था क्या कभी। अच्छा। तो वो आप अगर टाइमली करते रह रहे हो, अगर आप सीरियसली ले रहे हो उसको, क्योंकि जो चीज़ आप थ्योरी में अगर आप लेक्चर क्लास में देख रहे हो, क्योंकि फिर आप सेम चीज़ एनकाउंटर करेंगे अपने लैब में भी, तो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगाया होगा, इंटरेस्ट दिखाया होगा, तो वो अपने आप ही हो जाती है। ठीक है। बैच साइज क्या है आपका अभी ओवरऑल? 30? यस। और ओवरऑल बीटेक सीएस की अगर मैं बात करूँ तो सारे स्पेशलाइजेशंस अगर करंट मतलब बैच साइज मतलब यहाँ पे ना जैसे सेक्शंस होते हैं, ठीक तो है। आपको सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। ठीक है। तो जैसे एक लैब में 30 से ज्यादा की स्ट्रेंथ होती नहीं है। सही है। हाँ, लेक्चर ओवरऑल अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो सीएस की, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की, तो ओवरऑल क्या स्ट्रेंथ होगी स्टूडेंट्स की? जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं 40-40 50-50 हजार बच्चे बीटेक सीएस कर रहे हैं। नहीं नहीं इतनी तो नहीं है। तो मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ का हाल क्या है। आई थिंक टोटल स्ट्रेंथ लेस देन 4000 डॉलर्स। अच्छा। टोटल स्ट्रेंथ। क्योंकि यहाँ पर ये होता है ना कि फिर क्वालिटी प्लेसमेंट इंश्योर करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर 40,000 का ओवरऑल स्ट्रेंथ है आपका, ठीक है, तो 40,000 बच्चों को क्वालिटी प्लेसमेंट देना प्लस इंडिविजुअलाइज अटेंशन दे पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ठीक है। एडमिशन का प्रोसेस क्या है यहाँ पर? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक एडमिशन प्रोसेस, रोबस्ट एडमिशन प्रोसेस नहीं है, सीरियस कैंडिडेट्स या ऐसे कैंडिडेट जो एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको अगर आप एडमिशन देते हो तो फिर क्वालिटी मेंटेन कर पाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है यहाँ पे? तो एडमिशन प्रोसेस मुझे करंट एडमिशन प्रोसेस तो नहीं पता। जो मतलब मेरे टाइम पे वो बोर्ड्स की परसेंटेज और जेईई मेन स्कोर कंसीडर कर रहे थे। अच्छा। उस टाइम पे क्योंकि मैंने एडमिशन 2020 में लिया था। अच्छा। तो 2024 का क्राइटेरिया तो मुझे भी फिलहाल नहीं पता और स्कॉलरशिप भी आपका इन दोनों क्राइटेरिया पे ही मिलता होगा, राइट? हाँ। ठीक है। तो स्लैब्स बनी हुई है कि मतलब अगर आपकी परसेंटाइल इस रेंज में है या फिर अगर आपका सीबीएसई बोर्ड स्कोर इतना है, तो आप इतनी ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। ठीक है। चलो सीरियस डिस्कशन बहुत हो गया, अब जरा सा कैंपस लाइफ के बारे में बता दो आप। जी। ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसी है? मतलब पढ़ाई है या ओवरऑल फन भी है थोड़ा सा? मतलब कैंपस लाइफ अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं, पर अगर आप किसी भी टाइम पे निकलेंगे तो आपको बैनर्स, पोस्टर्स, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमेशा दिखती रहेगी कैंपस में। सो आई एम अ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। अच्छा। सो आई हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग various cultural activities for over 2 years now. Okay. So we don't leave an edge over there. अच्छा। कितने सेल्स वगैरह हो गए, क्लब्स वगैरह कितने, मतलब ओवरऑल? हमारे पास 23 कल्चरल क्लब्स हैं। अच्छा। Ranging from dramatics, fashion, comedy, dance. तो ऐसा कुछ मैंडेटरी है कि आपको इतना नंबर ऑफ मिनिमम क्लब्स का पार्ट होना होता है, मेंबर होना होता है, या फुल्ली आपके ऊपर है? ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो कितने मैनेज कर सकता है। हम मतलब एक जनरल एडवाइजरी ये थी कि आप 2 से ज्यादा क्लब में ना होइए, क्योंकि फिर आप एकेडमिक्स पे भी फोकस नहीं कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि क्लब्स भी इंटरेस्टिंग तो होते हैं और क्लब्स में भी अपना काम चलता रहता है। तो पर हाँ, ऐसी कोई वो नहीं है, कोई कैप नहीं है कि इतने ज्यादा क्लब नहीं। आप रेकमेंड करोगे पार्ट होना, मतलब हेल्प करते हो ओवरऑल वो? सो सी, क्लब बिकम्स अ डिफरेंट फैमिली। अच्छा। इट्स योर अल्टरनेट फैमिली एंड you meet like-minded people over there, and it's a fun part of college life. Okay, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, अगर कोई स्टूडेंट कंसिडर कर रहा है बेनेट को, तो राइट एक्सपेक्टेशन क्या होगी? और कोई हैक बताना चाहो, 4 साल बिता लिया आपने यहाँ पे, तो स्मूथली कैसे निकल सकते हैं 4 साल? मतलब आपका सीजीपीए भी हैम्पर ना हो, बट ओवरऑल ठीक ठाक निकल जाए। So see, there is no hack or mantra as such, but I'd say keep a goal in mind. Okay. मतलब बच्चे ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मतलब होता है कि मोटिवेशन चाहिए होती है। सो हैव अ गोल इन माइंड, हैव अ क्लियर गोल इन माइंड, सो यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, राइट? एंड मतलब जैसे अब मेरा 4th ईयर चल रहा है, तो ऐसे ही लगता है कि ये 4 साल कहाँ चले गए, क्योंकि यही बात होती है कि अच्छे टाइम इतने जल्दी निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक गोल माइंड में रखिए, और लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में बहुत टाइम है, वो बहुत टाइम ऐसे ही निकल जाता है। सो ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ दैट वेयर वुड यू लाइक टू सी योरसेल्फ एट द एंड ऑफ योर डिग्री।
एट द एंड ऑफ योर 4 years. जैसे अगर आप अपने आप को ये इंजीनियर इमेजिन कर रहे हैं, आपको अगर अपने स्टार्टअप पे फोकस करना है, तो एक छोटा सा गोल। स्टार्टअप की आपने बात की, जी। मैं एमबीए के स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया इंक्यूबेशन सेल है यहाँ पे। यस सर। आप बेहतर बता सकते हो, 4 साल आपने यहाँ गुजारे हैं, तो इंक्यूबेशन सेल होना और उसका प्रैक्टिकल यूजेस दोनों में डिफरेंस है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे या कुछ स्टार्टअप्स ऐसे जो एक्चुअल में इंक्यूबेट हुए हैं यहाँ पे, बता सकते हो आप? मेरे एक क्लोज फ्रेंड का स्टार्टअप है, कदीरा हाइजीन। अच्छा। ये एक प्रोजेक्ट के एक नॉर्मल प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट हुआ था, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अवेयरनेस के लिए और सोशल कॉजेस पे। सो they took this idea with the hatchery, they discussed it, and now it is a complete fully functional and earning startup. Great. So they are making profits, and so they focus on women hygiene projects. अच्छा, तो फंडिंग का सपोर्ट भी यहाँ से मिला था कुछ इन लोगों को, कोई सीड फंड वगैरह? हाँ, मतलब hatchery connected with the right people. अच्छा। So investors and all, हाँ। अभी इन्होंने फंडिंग नहीं उठाई है स्टार्टअप में, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस होती है, पर हाँ यहाँ पे फंडिंग सपोर्ट है। अच्छा जी, ठीक है। आई होप मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर ली। अगर कुछ और ऐसा रह रहा हो जो आपको लगता है कि बेनेट के बारे में कि स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, तो आप कवर कर सकते हो। मतलब मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी एडमिशन ले रहा है, चाहे किसी भी कॉलेज में, चाहे बेनेट हो या फिर कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, गो विद कंप्लीट ट्रस्ट। देखो, क्योंकि ये डिसीजन ऐसा है कि रिवर्स नहीं हो सकता। राइट। तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर डिसीजन ले रहे हैं तो बिल्कुल एक साउंड डिसीजन लीजिए और उसको ओन अप कीजिए, और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए साथ ही। इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एग्जैक्टली। तो इसी नोट पे इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। अल्टीमेट सजेशन मेरे एंड से यही होगा कि डिसीजन लेने से पहले थॉरो रिसर्च करिए, जैसे इन्होंने लिया। रिसर्च केवल बातों पे आके अपना डिसीजन बेस्ड मत करिए, वहाँ पे डेटा मांगिए। जिस भी इंस्टीट्यूशन को आप अप्रोच करो, देखो फैकल्टीज इंपॉर्टेंट हैं, उनका डेटा मांगो, उन्होंने क्या पढ़ाई की हुई है, कहाँ से पढ़ाई की हुई है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, कोर्स करिकुलम उठा के देख लो आप कि क्या चल रहा है। स्टूडेंट से कनेक्ट करो, लिंक्डइन से कनेक्ट कर सकते हो, हम पूरी कोशिश कर ही रहे हैं कि न्यूट्रल होकर आपको रिव्यू दे पाएँ। एक बार जब आप डिसीजन लेते हो तो जैसे उन्होंने कहा, ओन अप करो, एक्सक्यूज मत बनाओ, फिर तो सही डिसीजन लो आप। और इसी नोट पे थैंक यू सो मच आपका, आपने अपना टाइम दिया, और आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे इसके थ्रू। थैंक यू सो मच आपका।